मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जो नोट्स लेकर आई हूँ, इस नोट्स की आपको अति आवश्यकता पड़ेगी यदि आप हिंदी ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो। हिंदी ग्रेजुएशन के छात्रों को इस प्रकार के प्रश्न का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल की काव्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम हम लोग इसकी भूमिका लिखेंगे। 1050 यानी कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के बीच आने वाले काल को आदिकाल से संबोधित किया जाता है। इस काल विशेष की अवधि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। इस युग की सर्वप्रथम प्रवृत्ति वीर गाथा थी। हालांकि अनेक कृतियों के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे संदिग्ध रखा है। वीर गाथा के अनेक ग्रंथों को रासो कहा जाता है। इसके रचयिता राजर्षित कवि होते थे, जो शुक्ल जी के मतानुसार इन ग्रंथों में अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य पराक्रम तथा तेज प्रताप का वर्णन अनूठा उक्तियों के साथ किया करते थे। अपनी वीरोल्लासमयी कविताओं से वीरों को प्रोत्साहित किया करते थे। ऐसी ही रचनाओं की प्रचुरता देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस काल विशेष को वीर गाथा काल कहकर संबोधित किया। अब आता है इसका काल व नामकरण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक के काल को आदिकाल संबोधित करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भावों की प्रचुरता पर केंद्रित होकर उसे वीर गाथा काल से संबोधित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने चारण काल कहा और डॉक्टर नगेंद्र ने मध्यकाल कहा। इन नामकरणों पर सम्यक दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कहीं विभिन्न भावों की महत्ता पर बल दिया गया है तो कहीं भाव की प्रचुरता पर। कुछ आलोचकों ने सिद्धकाल और नाथकाल कहकर भी संबोधित किया है। अब हम लोग लिखेंगे आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति। सबसे पहले हमें इसकी भूमिका और काल एवं नामकरण के बारे में 4 पंक्तियां लिखना अति आवश्यक है। इसके बाद आता है काव्य प्रवृत्ति, हमारा मुख्य पॉइंट। तो सामान्य प्रवृत्तियां, इसको हम लोग 1, 2, 3, 4 नंबर में बांट कर लिखेंगे। नंबर 1 है, आदिकाल का संपूर्ण साहित्य भारतीय जीवन के संक्रांति काल में निर्मित हुआ है। स्थान भेद के आधार पर इस युग का साहित्य 2 आयामों में विकसित हुआ है, पश्चिमी अंचल का साहित्य तथा पूर्वी अंचल का साहित्य। पश्चिमी अंचल में शौर्य और विलासिता से पूर्ण सामंती जीवन का परिवेश विद्यमान था, अतः इस क्षेत्र की कृतियों में राजस्तुति, ऐतिहासिक वीर और श्रृंगार की प्रवृत्तियां मिलती है। जैन धर्म का क्षेत्र होने के कारण इस अंचल की रचनाओं में जैन धर्म का भी विवेचन और विश्लेषण उपलब्ध होता है। अतः पश्चिमी अंचल में चरित और प्रशस्ति प्रधान काव्यों की भी रचना हुई। पूर्वी अंचल में बौद्ध धर्म के निरंतर परिवर्तन का प्रभाव सिद्ध साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सिद्धों तथा सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नाथों तथा नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। पॉइंट नंबर 2, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश से भी साहित्य की रचना हो रही थी। उसमें संस्कृत साहित्य का सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश तथा प्रारंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, परंतु नवीन अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना चाहिए। जैन प्रबंध काव्य और जैन आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी रचनाएं आदिकाल के काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। इनका निर्माण पश्चिमी अंचल में हुआ है। पॉइंट नंबर 3, आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है रासक काव्य धारा। हिंदी में इसका विकास अपभ्रंश से हुआ। इस धारा की कृतियों में धर्म, उपदेश, श्रृंगार, वीर, नीति आदि विषयों का अवलंबन ग्रहण किया गया है। पॉइंट नंबर 4, आदिकाल में वीर रसात्मक एवं श्रृंगार मूलक मुक्तक रचनाएं भी मिलती है।
प्राकृत पेंगलम वीर रसात्मक मुक्तकों का एक महत्वपूर्ण संकलन है जिसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हरिभद्र की रचनाएं संग्रहित है। इसी प्रकार प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि तथा पुरातन प्रबंध संग्रह में श्रृंगार प्रधान मुक्तक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आदिकाल में प्रेमाख्यानक काव्य प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं। इस युग के प्रेमाख्यानक काव्य मुख्यतः लोक गीतात्मक हैं। कवि किलोल रचित ढोला मारूरा दुहा प्रेम गाथात्मक लोकगीत है। इस परंपरा की अन्य रचनाएं हैं माधवानल, कामकंदला एवं राठौर पृथ्वीराजरी कही वेली किसन रुक्मिणी री। पॉइंट नंबर 6, आदिकाल में श्रृंगारमूलक या भक्तिमूलक पद लिखने की भी प्रवृत्ति मिलती है। इस परंपरा का पूर्ण विकास जयदेव रचित गीत गोविंद में मिलती है। विद्यापति के पदों में जिस श्रृंगार परंपरा का आविर्भाव हुआ है वह एक परिचित परंपरा का पुनः संस्थापन है। पॉइंट संख्या 7, काव्य शैलियों की दृष्टियों से आदिकाल में 3 प्रकार की काव्य शैलियाँ मिलती है। प्रबंध काव्य शैली पहला आता है। इस शैली के अंतर्गत प्रेमाख्यानक काव्यों की एक प्रशस्त परंपरा देखने को मिलती है। और ख में है मुक्तक काव्य शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रशस्तिपरक एवं वीर रसात्मक मुक्तक, श्रृंगार प्रधान मुक्तक तथा नीतिपरक मुक्तक एवं भक्तिपरक मुक्तक आते हैं। सिद्धों तथा नाथों द्वारा प्रयुक्त दोहे भी मुक्तक काव्य शैली के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है, मुक्तक काव्यों की एक शैली गीतात्मक पदों के रूप में विकसित हुई है। इसके 2 रूप मिलते हैं, विद्यापति के पदों में तथा सिद्धों और नाथों की रचनाओं में। अब आता है पॉइंट नंबर 8, आदिकाल का हिंदी साहित्य छंदों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। प्रबंध काव्यों में दुवई, हेला, रासक आदि छंद व्यापक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके अलावा रोलऊ, रासऊ, छप्पय आदि छंदों का भी प्रयोग मिलता है। सिद्धों तथा नाथों की रचनाओं में दोहा, पादामूलक, आडिल्य के साथ साथ पदों का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि नोट्स आप स्वयं बनाते होंगे। नोट्स बनाने के लिए 2, 4, 5 अलग अलग पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, पासपोर्ट पढ़ना पड़ता है, गाइड पढ़ना पड़ता है, तब जाकर अच्छे से समझकर उसको नोट्स के रूप में उसका निचोड़ निकालना पड़ता है। इसके लिए आप लोग को अत्यधिक समय लग जाता होगा। यही सोचकर मैंने अपनी बनाई हुई स्वयं की नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए और आपके काम आए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। धन्यवाद।